स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो दोस्तों सामान्य हिंदी से है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर जो कि यूपीएसआई से संबंधित हैं सॉल्व कराए जाते हैं। दोस्तों, आज हम सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि सामान्य हिंदी से है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जो है जल्दी से प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पहला ही प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे पूछा गया था, अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। ए, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। बी, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है। सी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। डी, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। जैसा कि आपको पंक्ति से ही पता चल रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो कम गुण वाला व्यक्ति होता है वो दिखावा बहुत करता है, जैसा कि आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। दोस्तों, हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की एक क्लास डाली थी, जिसमें इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया था। हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कमलिनी, बी कमली, सी कमलिनी, डी कामले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमलिनी। आपको ध्यान रखना है, कमल का जो स्त्रीलिंग होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सही आंसर होगा सी, कमलिनी होगा। क्या होगा? कमलिनी। ना पे जो है आपकी बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ए ऑप्शन में छोटी की मात्रा, इसलिए गलत है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका कमलिनी। बी और डी आंसर बिल्कुल नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो 3 में आपसे पूछा है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र साहा के उपन्यास का नाम क्या है। यानी कि 2014 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश चंद्र साहा को, उनका एक उपन्यास है। किस उपन्यास के लिए मिला था वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ए, मिलजुल मन, बी आग की हंसी, सी विनायक, डी रेहन पर रग्गू। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, विनायक। विनायक जो उपन्यास है इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो आप ध्यान रखेंगे चित्रा मुदगल। किसको मिला था? 2018 में मिला था चित्रा मुदगल को। किसको मिला? चित्रा मुदगल को। और किसके लिए मिला तो हम आपको बता दें दोस्तों, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए दोस्तों इनको जो है नाला सोपारा के लिए, किसके लिए? नाला सोपारा, नाला सोपारा के लिए इन्हें 2018 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किन के लिए? चित्रा मुदगल के लिए। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। 4 बहुत ही फेमस पंक्ति है दोस्तों। छोटा
फिर आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक डॉट डॉट बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा करें। दोस्तों बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको आता होगा। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ए बालक, बी मुंह, सी सिक्का, डी साथी। अगर आप चार ऑप्शन को एक एक करके अगर इसमें भरेंगे रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे छोटा बालक बड़ी बात, ये सही नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, छोटा मुंह बड़ी बात। आपने देखा होगा आपके आसपास जो लोग होंगे ना, वो छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, तो वही पंक्तियां ये छोटा मुंह बड़ी बात। 6 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी गुलजार, सी प्रदीप, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी भी कवि को जो है भारत रत्न नहीं मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको पंक्तियां दे रखी हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। दोस्तों अगर इन पंक्तियों की बात करें तो इसमें पूछा आपसे इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए अतिशयोक्ति, बी वक्रोक्ति, सी अन्योक्ति, डी विरोधाभास। तो दोस्तों अतिशयोक्ति की बात करें, अतिशयोक्ति अलंकार आपका वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो यहाँ पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया नहीं गया है, तो ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अन्योक्ति अलंकार। क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है? अन्योक्ति अलंकार दोस्तों आपको बता दें वहाँ होता है जहाँ अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है, जहाँ अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों का अगर आप अर्थ निकालें तो इसमें यह बताया गया है कि जो कवि बिहारी हैं उन्होंने, कवि बिहारी जो हैं उन्होंने भौरे से तुलना करते हुए, यानी कि भौरे का एग्जाम्पल देते हुए राजा महाराज जो जयसिंह हैं उनके बारे में बताया है कि जो राजा महाराज जयसिंह थे वो क्या थे, अपनी छोटी रानी के प्यार में इतना मतलब व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपना राजकाज का ध्यान रखना भी छोड़ दिया गया था। तो इसमें यही बोला है अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अन्योक्ति अलंकार। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, ए दूध में कौन पड़ गया, बी वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, सी वह स्वयं आएगा, डी वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों जैसा कि आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं दूध में कौन पड़ गया, तो दोस्तों ये गलत है। दूध में कौन पड़ गया, कौन की जगह होगा क्या, दूध में क्या पड़ गया, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं बी, इसमें बोला है वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। तो दोस्तों ये भी आपका क्या गलत है, यहाँ होना चाहिए था उसकी शोभा सुंदर थी, ये भी क्या गलत हो जाएगा आपका, उसकी शोभा सुंदर थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा, यही दोस्तों क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, वह स्वयं आएगा। डी ऑप्शन आपका इसलिए गलत है, डी में पूछा है आपसे वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए, वाक्य और वाक्य के भेदों पर, तो यहाँ वाक्य के नहीं आएगा, वाक्य और उसके, यहाँ पर जो है बाकी जो क्या आएगा उसके, तो वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर वाक्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा उसके, वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। अगर 9 की बात करें तो बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं दोस्तों। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष वक्रोक्ति, बी काक वक्रोक्ति, सी अतिशयोक्ति, डी अन्योक्ति। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपने अलंकार पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया होगा, सी अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दोस्तों जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। मतलब यहाँ बात को जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है ताजमहल ... का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए चित्रकला, बी शिल्पकला, सी स्थापत्य कला और डी ऑप्शन है आपका दोस्तों मूर्ति कला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्थापत्य कला। यानी कि ताजमहल जो है ये स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। जिसका स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की बात करें दोस्तों ये हड़प्पा काल से ही जो इसका संबंध है। इसमें जो है संस्कृति, दर्शन और जो है भवन निर्माण के बारे में बताया जाता है। स्थापत्य कला जो है ये ताजमहल जो हो जाएगा आपका, ये स्थापत्य कला का उदाहरण है जो कि भवन निर्माण से क्या है, संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की बात करें, आपको दे रखा है निर्देश 6 से 8 गद्यांश पढ़ें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनें। यहाँ दोस्तों आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, ये रहा। भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तत्वों का वर्णन करते हुए, आप इसे पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ा गद्यांश है। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई में ऐसा ही गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसको पढ़कर आपको कम से कम 3 या 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, नास्तिक का अर्थ है। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी एग्जाम में आपको गद्यांश पूछा जाए तो आपको जो है गद्यांश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उसे इग्नोर कर देना है। क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम गद्यांश को पढ़ें। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, नास्तिक का अर्थ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो आपको गद्यांश पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या है, नास्तिक आप जानते ही, ऑप्शन ए भगवान को ना मानने वाला, बी अपने आप पर भरोसे वाला, सी पूजा ना करने वाला, डी मूर्ति पूजा के विरोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नास्तिक दोस्तों उसे कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता है, मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उसे कहते हैं नास्तिक। और जो भगवान पे विश्वास करता है उससे कहते हैं आस्तिक। तो आपसे पूछा नास्तिक का अर्थ है, तो भगवान को ना मानने वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो आपसे पूछा है सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए ईश्वर दर्शन में, बी आस्तिक दर्शन में, सी नास्तिक दर्शन में, डी मूर्ति दर्शन में। तो दोस्तों आपको बता दें, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। आपसे पूछा है सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है। आपको क्या करना है, आपको गद्यांश में सांख्य तथा मीमांसा की गणना, ये जो शब्द हैं इनको एग्जाम में आप इनको जो है गद्यांश में आपको ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे से या ऊपर से देखते जाएंगे सांख्य तथा मीमांसा कहाँ दे रखा है। तो आप इसको जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहीं कहीं जो है सांख्य तथा मीमांसा दे रखा होगा।
जवाब देखेंगे ये रहा, देखो दोस्तों, सांख्य तथा मीमांसा, सांख्य तथा मीमांसा। अब इसका जो आंसर होगा, यानी कि इस वाली लाइन से जस्ट पहले जो विराम होगा और बाद में जो विराम होगा उसके बीच में होगा। जैसे यहाँ विराम रहा तो यहाँ से, इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। तो इसका आंसर दोस्तों मिल गया नास्तिक दर्शन में। किसमें? नास्तिक दर्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक दर्शन। क्या हो जाएगा? नास्तिक दर्शन, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा, नास्तिक दर्शन में। तो हमने बड़ी आसानी से जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। हमने पूरा गद्यांश भी नहीं पढ़ा और हमको जो है आंसर भी मिल गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। अगर 13 की बात करें तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया है और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोस्तों अब इसका भी आंसर कैसे देंगे? आपको गद्यांश में देखना है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ईश्वर की सत्ता में विश्वास कहाँ दे रखा है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको देखना है ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ईश्वर की सत्ता में विश्वास। जैसे किंतु जैन और बौद्ध धर्म जो है ईश्वर की सत्ता में, यहाँ पर दिया था ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ये रहा, किंतु जैन और बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तो ये इसका जो है आंसर आपको मिल गया। तो क्या होगा? जैन और बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? जैन और बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जैन और बौद्ध धर्म। तो हमने बड़ी आसानी से दोस्तों तीनों प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। ए 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, बी 1 से 500 ईस्वी तक, सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, डी 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है ये 1000 ईस्वी से अब तक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। अगर 15 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो कृपण का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका उदार। क्या हो जाएगा? उदार। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। कृपण दोस्तों हम कहते हैं जो मक्खी चूस हो, कंजूस हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदार। और दूसरा होगा इसका दाता। तो यहाँ पर दे रखा है उदार, तो इसका उदार जो है सही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों उधार की तो उधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नगद। उधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नगद। और तंग दिल का क्या हो जाएगा आपका? खुश दिल। तंग दिल का विलोम शब्द क्या होगा? खुश दिल। तो आपको ध्यान रखना है कृपण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? उदार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपार्जित का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपार्जित। क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 की बात करें इसमें आपसे पूछा निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए अपमान का घूंट, इसमें त्रुटि है, बी हम कब तक, सी सहते रहेंगे और डी पीते रहेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और दोस्तों आपको शब्दों की नॉलेज है तो आप तुरंत पहचान सकते थे कि इसमें जो त्रुटि है ए ऑप्शन में क्या है? त्रुटि है अपमान का घूंट। यहाँ पर अपमान जो है ये गलत लिखा है। अपमान दोस्तों आपका ऐसे लिखा जाएगा, किस प्रकार से? ऐसे। यहाँ पा जो है आपका आधा बना हुआ है जो क्या है? गलत है। तो इस ए ऑप्शन में क्या है? त्रुटि अपमान का घूंट। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। चोटी का पसीना एड़ी तक आना। ए कूदना, बी प्रतिदिन कसरत करना, सी दौड़ना, डी कड़ा परिश्रम करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कड़ा परिश्रम करना। यानी कि कहते नहीं है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आ गया, तो चोटी का पसीना एड़ी तक कब आएगा? जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ा परिश्रम करेंगे। तो कड़ा परिश्रम करना जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो 19 में आपसे पूछा है चुनाव क्षेत्रों का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए परिगणन, बी परिचालन, सी परिसीमन, डी परीक्षण। दोस्तों यदि आपको शब्दों की नॉलेज है तो आप इसका सही आंसर बता सकते थे सी परिसीमन। क्या होगा? परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का क्या होता है? परिसीमन होता है। क्या होता है? परिसीमन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा परिसीमन। दोस्तों आपको बता दें जो परिसीमन होता है ये कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग जो है ये आपका परिसीमन करता है। किसका? चुनाव क्षेत्रों का। तो इसका सही आंसर था परिसीमन। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, 20 में आपसे पूछा है सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ए अव्यवस्थित प्रयत्न, बी मन स्थिति। दोस्तों यहाँ पर मनी हो गया थोड़ा, ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको आप जो है सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है ये, यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या होगा? मन होगा। क्या होगा? मन। मन जो है ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर त्रुटि है, इसे आप सही कर लेंगे। मन स्थिति प्रयत्न, सी परिस्थिति प्रयत्न, डी स्थिति प्रयत्न। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सही करते हैं? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन रखकर जो है देख लेते हैं। जो सटीक और सही बैठता है, जो पढ़ने में अच्छा लगता है, वही क्या होता है? हमारा सही आंसर होगा। यदि आपको शब्दों की नॉलेज नहीं है तो इसका सही आंसर दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर बी होगा मन स्थिति प्रयत्न। यहाँ पर मनी हो गया है, यहाँ पर होगा मनी की जगह मन। मन स्थिति क्या होगा? मन स्थिति प्रयत्न। जब आप रखेंगे तो हो जाएगा प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। आपको जो है शुद्ध वाक्य पहचानना है। ए राम और सीता वन को गई। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं राम और सीता वन को गई, तो यहाँ पर गई नहीं आएगा, यहाँ पर होना चाहिए था गए। राम और सीता वन को गए, तो पहला हो गया आपका गलत। बी युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, यही इसका जो है दोस्तों सही आंसर होगा बी, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। अगर बात करें सी ऑप्शन की, उसने धीमी स्वर में बताया। तो दोस्तों यहाँ पर धीमी नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था आपका धीमे। क्या होना चाहिए था? धीमे। तो ये आपका गलत है। डी उसने कुछ देर से उत्तर दी। तो यहाँ पर दी गलत है। यहाँ पर दोस्तों उसने कुछ देर से उत्तर दी नहीं होगा, उसने कुछ देर से उत्तर दिया होना चाहिए। क्या दी की जगह क्या होना चाहिए? दिया। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा है हरिपद कोमल कमल से, बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं दोस्तों। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों आपको बता दें यमक अलंकार वैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो या कोई शब्द जोड़े से आए।
तो इसमें जोड़े से कोई शब्द नहीं आया है, यह मक अलंकार होगा नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है दोस्तों, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, जैसे शब्द के बीच में मनु मनहु मानो, जनु जनु जानो, ज्यो इव जान, ऐसे शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जो कि नहीं है, ये भी नहीं होगा। और अगर इसके सटीक आंसर की बात करें तो इसका सटीक जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, उपमा अलंकार। दोस्तों आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को, अगर आपको अलंकार की अच्छे से नॉलेज है, तो इसका सही आंसर होगा उपमा। अब उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहाँ उपमान और उपमेय में क्या की जाए, तुलना की जाए। जहाँ उपमान और उपमेय में तुलना की जाए किसी रंग रूप गुण आदि को लेकर, ठीक है, वहाँ आपका कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो आप पंक्तियों को देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि कहते हैं किसको, हरि कहते हैं हम मतलब भगवान को, यानी कि भगवान विष्णु को। पद मतलब पैर, तो हरिपद भगवान विष्णु के जो पैर हैं, कोमल कमल से, यानी कि यहाँ भगवान विष्णु के जो पैर हैं उनकी तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। किससे, कमल से। तो दोस्तों जहाँ किसी रंग रूप गुण को लेकर जो तुलना की जाती है, तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। अब इसमें भी उपमा अलंकार में दो होते हैं आपका, एक उपमान और एक उपमेय। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए, तो किससे तुलना की जा रही है, भगवान विष्णु से, यानी कि हरि के पैरों से। और दूसरी किससे की जा रही है, उपमेय वो होता है जिससे की जाती है, किससे, कमल से। तो कहने का मतलब जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोस्तों अब मैं आपको जो है इसकी ट्रिक और भी बताता हूँ। अगर आप उपमेय और उपमान से इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो आप चाहे नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर पंक्तियों में सा, सी, से, सरिस, सदृश, समान, इस प्रकार के शब्द अगर आपको पंक्तियों में मिले तो समझ लो वहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्योंकि दोस्तों ये वाचक शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं, तुलना करने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, तुलना करने के लिए। तो हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर आया से किसके लिए आया है, तुलना के लिए। तो यहाँ पर आप बता सकते थे कि इसमें उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 की बात करें, दिए गए विकल्पों में से ऐसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। ऐसड़ा जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ऐसड़ा। ये जो है इसका सही होगा बर्तनी, ऐसड़ा। आपसे पूछा ऐसड़ा का समानार्थी, तो ऐसड़ा का समानार्थी दोस्तों हो जाएगा आपका ए, अभिलाषा। क्या होगा, अभिलाषा। इसके और भी समानार्थी है, जैसे इच्छा। ऐसड़ा के और भी समानार्थी क्या हो जाएंगे, इच्छा, आकांक्षा। क्या हो जाएगा, आकांक्षा। ये आपका का है, आकांक्षा। तो ऐसड़ा का समानार्थी ऑप्शन में दे रखा है आपको अभिलाषा, तो यही जो है इसका सही आंसर होगा। इसके अतिरिक्त इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना, ये क्या होंगे, इसके समानार्थी शब्द होंगे। समानार्थी शब्द से दोस्तों तात्पर्य होता है, समानार्थी शब्द को हम जो है पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची। अगर आपने पढ़ा होगा तो समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो समान अर्थ वाले शब्द, जिनका अर्थ क्या हो, एक समान हो। तो ऐसड़ा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अभिलाषा। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, इसमें आपको एक कहावत दे रखी है। कहावत क्या है, घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। ए, स्वाद बढ़ाना। बी, मकर संक्रांति पर्व मनाना। सी, पौष्टिकता में वृद्धि होना। डी, खूब घुलना मिलना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा आपसे घी खिचड़ी होना, तो घी खिचड़ी होना का मतलब है दोस्तों खूब घुलना मिलना। क्या हो जाएगा, खूब घुलना मिलना जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो मुहावरे होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, ये आपको क्या होता है, याद करने होते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो इनके अर्थ भी याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये याद करने वाली चीज़ें, ये तो आपको खुद से जो है याद करनी पड़ेंगी।
प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित पहली हिंदी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? ए अर्धकथा, बी मेरा जीवन प्रवाह, सी चांद सूरज के बीरन, डी मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए अर्धकथा। दोस्तों यहाँ पर अर्धकथा जो है थोड़ा इसमें भी त्रुटि है, इसको अगर आप सही करेंगे तो अर्ध जो है ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार से अर्ध कथा। बाकी कथा सही है। तो अर्ध कथा जो है ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित पहली हिंदी की आत्मकथा है, जिसे हम अर्ध कथानक भी कहते हैं। दोस्तों बात करें तो यह कथा जो है सन 1941 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? सन 1941 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो इसमें कहा है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है। ए नदी का जल ठंडा है, बी सभी नदी का जल ठंडा है, सी नदियों का जल ठंडा है, डी नदियों का जल ठंडा है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है बहुवचन। दोस्तों जब प्रश्न को टफ करेगा तो बहुवचन क्या है आपको एक सेंटेंस देकर पूछेगा। सेंटेंस देकर जैसे ये पूछा है तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, नदियों का जल ठंडा है। क्योंकि नदी का जो बहुवचन होगा वो नदियों होगा, और नदियों किस प्रकार से लिखा जाता है आप देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये नदियों, यहाँ पर दा पे बड़ी की मात्रा ये यहाँ पर किसकी मात्रा है? इस डी ऑप्शन में बड़ी की, तो ये गलत हो गया इस वजह से। और सभी नदी का यहाँ पर सभी नहीं आएगा बहुवचन में, ये गलत हो गया। और नदी का जल ठंडा है तो ये नदी कहने का मतलब एक नदी की बात हो रही है, तो नदी का जो बहुवचन होगा नदी होगा, तो सी आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? जो रेशमी टाई एकांकी संग्रह है इसके रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? ए राम कुमार वर्मा, वी रामाशंकर शर्मा रसाल, सी अमृता प्रीतम, डी वेद प्रताप वैदिक। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ए राम कुमार वर्मा। क्या होगा? राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जो है ये रेशमी टाई जो एकांकी संग्रह है उसके रचयिता हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी जो अन्य रचनाएं दोस्तों वो ऋतुराज, कौन सी? ऋतुराज है, दीपदान है, कौन सी है? दीपदान। आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लें ऋतुराज, दीपदान, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, ये जो है रिमझिम, ये इनकी अन्य एकांकी संग्रह हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। इसमें आपको एक अलंकार दिया है दोस्तों जिसमें कहा है बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है पहचानिए। बहुत ही फेमस पंक्तियां दोस्तों ये भी। ए विभावना, बी भ्रांतिमान, सी व्यतिरेक, डी संदेह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए विभावना। आपको बता दें दोस्तों विभावना अलंकार की बात करें तो विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ आपका होता है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पग चले मतलब बिना पैरों के चलता है, सुने बिनु काना बिना सुने, बिना कानों के मतलब क्या करता है? सुनता है। तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपादित हो रहा है तो उसको हम कहते हैं विभावना अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कहा है मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए संख्यावाचक, वी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी संकेतवाचक। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा?
परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर, तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। किसका? निश्चित। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर निश्चित तो नहीं दिया है, आपसे पूछा कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण तो होगा नहीं, गुणवाचक गुण की भी बात नहीं हो रही है, संकेतवाचक संकेत की भी बात नहीं हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का सामान्य बहुवचन, ए समादर, बी पानियों, सी पानी, डी पानियों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका सही आंसर होगा सी पानी। पानी का जो बहुवचन होगा पानी ही होगा। दोस्तों आपको बता दें, जितनी भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे तेल है, पानी है, तो इनका बहुवचन सेम रहता है, इनका बहुवचन नहीं बदलता है। तो पानी का बहुवचन पानी ही रहेगा, जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसको आप जो है सी ऑप्शन ही टिक करेंगे, सेम रहेगा। प्रश्न नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। किलमिश, ए विषैला, बी पाप, सी भयंकर, डी महावेश। तो दोस्तों किलमिश का समानार्थी शब्द पूछा है, तो किलमिश का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? पाप। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। ऑप्शन आपके सामने, ए लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बी लड़के को बुलाओ, सी सभी लड़के को बुलाओ, डी लड़कों को बुलाओ। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा डी लड़कों को बुलाओ। क्या होगा? लड़कों को बुलाओ। तो आपसे बहुवचन पूछा है, तो लड़के को बुलाओ का जो बहुवचन होगा वो लड़कों होगा। क्या होगा? लड़के की जगह क्या होगा? लड़कों। यहाँ आप देखेंगे तो बुलाओ में गलती है, यहाँ पर बुलाओ जो शब्द है इसमें अंक की मात्रा लगी है, ओ पे ये बिंदी रखी है, इस वजह से ये गलत है। लड़के को बुलाओ, यहाँ लड़के नहीं होगा, लड़कों होगा। और सभी लड़के, यहाँ पर सभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन बचता है आपका डी लड़कों को बुलाओ। डी आंसर क्या होगा? करेक्ट। प्रश्न नंबर 33, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा पूछिए दोस्तों। ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश। हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो हमारी क्या है? अपभ्रंश। दोस्तों आपको बता दें जो अपभ्रंश भाषा है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य का जो काल होता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य का जो काल होता है इसको अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ओडिया आदि भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो इसमें पूछा है कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, ए संकेतवाचक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी परिमाणवाचक। दोस्तों परिमाणवाचक होगा नहीं, परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जिसमें तौलने या मापने की बात हो रही हो किसी को, परिमाणवाचक होगा नहीं। परिमाण संख्यावाचक और गुणवाचक संकेतवाचक की बात करें तो गुणवाचक, इसमें गुण की भी बात नहीं हो रही है तो ये भी नहीं होगा। संकेतवाचक, संकेत की जो है बात नहीं हो रही है। एक ही ऑप्शन बचता है सी, तो संख्यावाचक जो है इसका सही हो जाएगा। और वो भी संख्यावाचक में, जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ। तो संख्यावाचक विशेषण आपको बता दें 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वहाँ होता है जिससे निश्चित
जो है वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, और अनिश्चित से संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो उससे अनिश्चित, जैसे आप जो है पता नहीं कर सकते कि कितने की बात की जा रही है। तो कुछ बच्चे इधर आओ, तो ये आपका जो कुछ है ना, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। लेकिन आपको यहाँ निश्चित और अनिश्चित तो दे नहीं रखा है, लेकिन है ये क्या, संख्यावाचकी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। प्रश्न नंबर 35 की बात करें, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द। समानार्थी आप जानते हैं, दूसरी भाषा में कहें तो पर्यायवाची शब्द, और समानार्थी का अर्थ जो होता है समान अर्थ वाले शब्द, जिनका अर्थ एक होता है। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द आपसे पूछा, ए शक्ति, बी ईंधन, सी उदग्र, डी उद्रांग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, एक प्रकार की शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। प्रश्न नंबर 36, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। इसके लिए प्रमाणिक कथा प्रचलित है। ये दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है, आपसे पूछा है इसके किस भाग में त्रुटि है। ए प्रचलित है, ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है, प्रचलित है। कथा, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, कोई त्रुटि नहीं है कथा में, वर्तनी इसकी शुद्ध है। इसके लिए, ये भी सही है, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, ये गलत है। एक प्रमाणिक, प्रमाणिक दोस्तों इसमें वर्तनी की त्रुटि है, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रमाणिक होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रमाणिक। प्रमाणिक जो आपका ऐसे लिखा जाएगा, प्रमाणिक। तो प्रमाणिक नहीं होता है, अड़ापे जो मात्रा लगेगी वो छोटी ई की मात्रा लगेगी दोस्तों, ना कि बड़ी ई की। आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, दिल्ली की डॉट डॉट ब्लैंक स्थान दे रखा है आपको, एशिया में डॉट डॉट खाली स्थान है स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए गालियाँ अद्भुत, वी नफासत कौमा अलौकिक, सी धोखाधड़ी कौमा अजीब, डी कुतुब मीनार कौमा विशेष। दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आए एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से संबंधित, तो आप क्या करेंगे, या तो इनकी आपको नॉलेज हो, अगर नॉलेज नहीं है तो आप इन शब्दों को उठा के एक बार चारों ऑप्शन को उठा के रखें। अगर रखने पर आपको लगे कि हाँ ये सटीक शब्द बैठ रहे हैं, तो वही आंसर आप टिक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका 50-60% आंसर सही हो सकता है। तो इसका हम आपको बताते हैं सही आंसर क्या होगा। डी आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा, कुतुब मीनार कौमा विशेष। क्या होगा, कुतुब मीनार कौमा विशेष। जब आप इन शब्दों को रखेंगे तो ये हो जाएगा, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। देखो जैसे ही आपने कुतुब मीनार और विशेष रखा तो सेंटेंस को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। जैसे दिल्ली की कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, और वो एशिया में क्या रख रही है, विशेष स्थान। बाकी आप गालियाँ, दिल्ली की गालियाँ बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली की नफासत, नफासत नहीं आएगा। दिल्ली की धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से ही पता चल रहा है, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में क्रोध डॉट डॉट का ही डॉट डॉट रूप है, यानी कि आपको 2 फिल इन द ब्लैंक दे रखे भरने के लिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए नाराजगी कौमा सहज, बी तामसिकता कौमा घिनौना, सी सात्विकता कौमा उत्तम, डी आत्मीयता कौमा अन्य। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्रोध जो है तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। क्या है, तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 39, इसमें पूछा है कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का क्या काल पहचाने। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस काल का आपको वाक्य पहचानना। ए सामान्य भविष्यकाल, बी संभाव्य भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, डी भूतकाल। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, संभाव्य भविष्यकाल।
संभाव्य भविष्यकाल की बात करें दोस्तों, जहां भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां आपका संभाव्य भविष्यकाल होगा। जैसे कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित दोस्तों आपको बता दूं एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है शायद। शायद जैसे किसी के होने की संभावना हो, ठीक है, तो शायद संध्या को पानी बरसे, मतलब संभावना को व्यक्त कर रहा है ये। तो वहाँ पर कौन सा आपका काल होगा? संभाव्य भविष्यकाल। वर्तमान काल होगा नहीं। वर्तमान काल से दोस्तों ये पता चलता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। भूतकाल पीछे की बातें बताता है कि पीछे क्या हुआ, ये होगा नहीं। सामान्य भविष्यकाल जो सामान्य में हो सकता है उसके बारे में बताता है, तो ये होगा। संभावना को बता रहा है। कदाचित मतलब शायद संध्या को पानी बरसे, तो ये क्या है, इसमें संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रीवियस पेपर को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएसआई में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे जितने भी भाई लोग, साथी लोग इस क्लास को देख रहे थे, सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।